गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और अपने जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं इससे पहले, आज से पहले वाली क्लासेस जितनी भी हमने डिस्कस किए हैं वो सब आपने कंप्लीट कर ली होंगी, रिवाइज कर लिए होंगे सभी टॉपिक्स को। और साथियों, हम अपने लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे जो रीट का सबसे एक कह सकते हैं कि बेहतर टॉपिक भी है, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इससे संबंधित जनरली हमें कहीं पर मैटर ज़्यादा नहीं मिलता, या फिर टीचर्स भी इसे जनरली अवॉइड ही कर देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से इस प्रकार के आते हैं कि अगर मान लीजिए पढ़ाने के टाइम पर तो अपनी जगह पर चलिए ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है इन्फेरेंसेस। इन्फेरेंसेस यानी फैलेसीज। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कशन करना स्टार्ट कर चुके थे और मैंने आपको बेसिक रूप से कुछ फैलेसी बता भी दी थी। जैसे हमने सबसे पहली फैलेसी जो पढ़ी थी वो फैलेसी पढ़ी थी फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, इन्फेरेंसेस फैलेसीज का मैं मतलब आपको बता ही चुका हूं। इसका मतलब होता है कि जब भी हम अपनी स्पीकिंग में या राइटिंग में कोई भी किसी भी प्रकार के एक भाषा का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाती है इन्फेरेंसेस या फिर फैलेसीज यानी भाषा दोष। क्लियर? तो हेस्टी जनरलाइजेशन में हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि जब जनरलाइज कर दिया जाए किसी भी रूल का, किसी भी स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकाल दिया जाता है या फिर कह सकते हैं उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। हेस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी में। हिस्ट्री का मतलब होता है जल्दीबाजी में। तो जल्दीबाजी में आप कुछ जब जनरलाइज कर देते हैं या फिर पर्टिकुलराइज कर देते हैं, यानी पर्टिकुलर से जनरल में भेज देते हैं या जनरल से उसे पर्टिकुलर में भेजते हैं, तो माय डियर इसे कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? फिर हमने पढ़ा था फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जिसमें हमने कहा था कंपोजिशन वर्ड्स को याद रखिए वैसे आप उलझ जाएंगे। फैलेसीज ऐसा टॉपिक है जो हमें वैसे ही बहुत परेशान करता है और इनके नाम याद रखने में, इनके फंक्शंस याद रखने में हम उलझ जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप इनके नाम से ही सीखने की कोशिश करें। माय डियर, मैंने कंपोजिशन का मतलब आपको बताया था। अच्छा, ऐसे समझिए, कंपोजिशन वाला पार्ट जब हम स्कूल डेज में पढ़ते थे तो कंपोजिशन वाला पार्ट क्या कहलाता था? जिसमें हम ऐसे लिखते थे, स्टोरी लिखते थे, लेटर राइटिंग लिखते थे। इन सबको कंपोजिशन वाला पार्ट कहा जाता है। पैराग्राफ राइटिंग हुआ, प्रेसी राइटिंग हुआ, तो ये सब कंपोजिशनल पार्ट हैं। और कंपोजिशनल पार्ट का मतलब है, ऐसे में आपको क्या दिया जाता था? एक टॉपिक दे दिया जाता था, उसे आप एक्सप्लेन करके एक ऐसे का रूप दे देते थे, यही होता था। तो माय डियर, यही आपको ध्यान रखना है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है कि हम किसी पार्ट की हेल्प लेकर, कोई एक पार्ट होगा उसकी हेल्प लेकर हम उस पार्ट पर आपका जो भी रूल अप्लाई हो रहा है उसे हम होल पर अप्लाई कर देते हैं। उससे संबंधित पूरे वर्ग पर जब उसे ही अप्लाई कर दें जो कि उचित नहीं हो, इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। और इसका जस्ट अपोजिट मैंने आपको बता दिया था, फैलेसी ऑफ डिवीजन। क्लियर हो गया था यहां तक? अब देखिए, आज जैसा मैंने कहा फैलेसी एक बिल्कुल अलग हटकर टॉपिक है। बाकी टॉपिक ग्रामर के जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने डिस्कस किया, मॉडल हमने डिस्कस किया, तो वो तो हमने क्या है कि इस प्रकार से ये शुरू से जब से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं लगभग तब से हम इन टॉपिक्स को भी पढ़ते आ रहे हैं और पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ लिए होंगे। तो हो सकता है इनको पढ़ने में तो हमें ज्यादा समस्या नहीं आई हो, लेकिन माय डियर मेरे ख्याल से, मैं जहां तक समझता हूं, इन्फेरेंसेज और फैलेसीज ये ऐसा टॉपिक है जिससे हम शायद पहली बार रूबरू हो रहे हैं, पहली बार हम इसे पढ़ रहे हैं। तो माय डियर, इसके लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमें एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर हमें एक कंसेप्ट इसके लिए फॉलो करना होगा जिससे कि आप उलझे नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो और प्रॉपर तरीके से आप एग्जाम में इसे अप्लाई करके आ सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट क्लास में भी मैंने आपको जो दो अपोजिट थी उनको साथ साथ पढ़ा दिया था, जिससे कि कंपोजिशन और डिवीजन दोनों का मतलब आपको समझ में आ जाए। आज मैं आपको ऐसी फैलेसीज बताना चाहता हूं जिनके साथ एक वर्ड जुड़ता है और उस वर्ड का नाम है अपील। कौन सा वर्ड जुड़ता है? अपील वर्ड जुड़ता है। माय डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपील वर्ड से बनने वाली आपकी टोटल 4 फैलेसी होती हैं। कितनी फैलेसीज होती हैं? 4। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, इन 4 फैलेसीज को आप एक साथ ही पढ़िएगा,
एक साथ का मतलब है एक साथ सीक्वेंस वाइज आप इन्हें डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे। अपील, अब अपील से संबंधित मैं आपको बता दूं, देखिए एक तो आपकी इसमें पहली जो आएगी वो होगी आपकी अपील टू फोर्स। पहली फैलेसी का नाम क्या है? अपील टू फोर्स। दूसरी फैलेसी होगी आपकी अपील टू मल्टीट्यूड, या इसे मैं यहीं पर आपको बता दूं, अपील टू पॉपुलम भी कहा जाता है। फैलेसी ऑफ अपील टू पॉपुलम कह दीजिए या अपील टू मल्टीट्यूड कह दीजिए। शब्दों से आपको जब इन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे अपने आप ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा जो आता है उसका नाम है अपील टू पिटी। क्या अर्थ होता है पिटी का? दया दिखाना। तो ये अपील टू पिटी, इसमें भी अपील वर्ड का प्रयोग हो रहा है, यहां भी अपील का प्रयोग और यहां भी अपील का प्रयोग। फिर आता है इसमें फैलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी, ये आपकी चार ऐसी फैलेसीज हैं जिनके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ हमें मिलेगा, और वो वर्ड है कौन सा? अपील। कौन सा वर्ड है? अपील वर्ड है। तो यहां विशेष ध्यान रखिएगा कि इन चारों को आप इसी सीक्वेंस में पढ़ें, जिससे कि सीक्वेंस भले ही आप ऐसे चेंज कर लें, पहले अथॉरिटी पढ़ लो, फिर पिटी पढ़ लो, फिर कोई पढ़ लो, लेकिन इन्हें एक साथ याद रखिएगा। आपको याद रखना है अपील से संबंधित कितनी फैलेसीज हैं? 4 फैलेसीज हैं, ठीक है। अब इन चारों को आपको पढ़ना है तो शब्दों से ही आपको समझना है, और शब्दों से हम कैसे समझेंगे ये देखिएगा। सबसे पहली फैलेसी, इसमें वैसे अगर संख्या में अगर हम करें तो ये शायद 4th नंबर की है, क्योंकि पहली अपनी हिस्ट्री जनरलाइजेशन थी, दूसरी अपनी कंपोजिशन थी, तीसरी अपनी डिवीजन थी, ठीक है। अब इस 4th पर आप सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अपील टू फोर्स। कौन सी फैलेसी पढ़ रहे हैं हम? अपील टू फोर्स। और अपील टू फोर्स को पढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब क्या होता है? बल या दबाव देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहां फोर्स को इस प्रकार से समझते हैं कि आप कहते हैं ना, जब कोई आपका काम करने का मन नहीं हो, इसको सिंपल तरीके से समझिएगा, आपका किसी काम को करने का मन नहीं है, जबरदस्ती आपसे कोई कहे कि नहीं ये काम करके आइए वहां पर, तो आप कहते हैं ज्यादा फोर्स मत डालो मेरे ऊपर, मैं नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता वहां पर। तो आप कहते हैं जबरदस्ती फोर्स मत डालो, फोर्स मत करो मुझे। तो इस कंडीशन में यहां फोर्स वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब है जब कभी किसी बात को मानने के लिए जबरदस्ती की जाती है, कभी किसी स्टेटमेंट को, किसके लिए? किसी स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए भाई? किसी स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं? फोर्सफुली उसे मानने के लिए कहा जाता है। किसको? किसी स्टेटमेंट को फोर्सफुली मानने के लिए कहा जाता है, एक प्रेशर डाला जाता है, चाहे फिर वो स्टेटमेंट ऑथेंटिक हो, सही हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे जबरदस्ती किसी काम को करवाया जाए, किसी चीज का भय दिखाकर उसे करवाया जाए, तो इसमें एक वर्ड और हम सेलेक्ट करेंगे, और वो वर्ड है आपका थ्रेट। कौन सा वर्ड है? थ्रेट। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए विच फैलेसी इज रिलेटेड टू थ्रेट, कि कौन सी फैलेसी थ्रेट से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा अपील टू फोर्स। आपसे कह दिया जाए फोर्सफुली किसी स्टेटमेंट को मानने के लिए जिस फैलेसी में कहा जाता है वो कौन सी फैलेसी होती है? माय डियर, इट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स। क्लियर? अब इसमें आप देखिए सेंटेंस बता देता हूं मैं, जैसे कह दिया जाए यू हैव टू
मेक योर स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम, otherwise you will be removed from our पार्टी। अब आप ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट को आप पढ़िए एक बार, इस एग्जाम्पल को पढ़िए। जब हम कहते हैं कि यू हैव टू मेक योर स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम, किसी के अगेंस्ट में किसी स्टेटमेंट को देने के लिए कहा जा रहा है, और देने के लिए सिंपल वे में नहीं कहा जा रहा है, साथ में कहा जा रहा है अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर पार्टी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें हमारी पार्टी से क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये तो धमकी वाली बात हो गई भाई, कि तुम पार्टी से निकालने की धमकी देकर, उसका डर दिखाकर किसी के प्रति कोई स्टेटमेंट या गलत बात करने के लिए क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो फोर्सफुली आप उसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं। माय डियर, इट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स। जैसे अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज्यादा यूज करती हैं इसका। पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में, हालांकि हम पॉलिटिकल पर्सन नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट है, मैं आपका साथी हूं, तो देखिए हम उस बात की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने एग्जाम्पल को, हम अपनी इस फैलेसी को, हम अपने फैक्ट को साबित करने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो भी पावर में होती है या जो पावर में नहीं होती, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप मुझे बताइए कि कोई भी पार्टी, अब वो कोई भी हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन वाली पार्टी हो, क्या वो कभी भी अच्छा काम नहीं करती? कभी अपोजिशन में जो पार्टी बैठी है वो भी तो गवर्नमेंट में रही होगी, तो क्या कभी उसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं था? या फिर अब जो रूलिंग पार्टी है, क्या वो अच्छा काम कर ही नहीं रही है? कोई भी सारे काम गलत ही गलत कर रही है क्या? लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अच्छा काम जो करेगी उसके बावजूद उसकी क्या कही जाती है, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके प्रति गलत बात फैलाई जाती है कि नहीं इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो आम जनता के मन में एक भय का वातावरण बना दिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, अपने पार्टी वाले कैंडिडेट्स को ये प्रेशराइज किया जाता है कि तुम भी ऐसे स्टेटमेंट दो, और अगर कोई नहीं देगा तो फिर पार्टी का कहर बरसता है उसके ऊपर। आपने भी देखा होगा ना ये सब। तो माय डियर, ऐसा तो नहीं है, जैसे आज की हम बात करें तो पहले, आज से पहले जितने भी हमारे देश में सरकार बनी थी, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किए? क्या हमारे यहाँ आईआईटीज नहीं बनी, आईआईएम्स नहीं बने? लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बुराई करते हैं उनकी कि कुछ नहीं किया। और क्या आज जो हमारे पार्टी पावर में है, क्या वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही है? लेकिन फिर भी हम अपनी खुद की प्री कंसेप्शंस, अपने पूर्वाग्रह जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि नहीं तुम भी इसकी बुराई करो। ज्यादातर मेरे ख्याल से अब हमारे गांवों में, ग्रामीण इलाके में जो सरपंच के चुनाव होते हैं उसमें यह फैलेसी सबसे ज्यादा अप्लाई की जाती है। एक परिवार के कितने ही सदस्य हों, किसी सदस्य को ज्ञात है कि ये आदमी, ये कैंडिडेट है, बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये सरपंच बनने के लायक नहीं है, ये मान लीजिए, कॉमन सी एक बात करता हूं मैं, लेकिन फिर भी उसके साथी, उसके घर वाले उस पर जबरदस्ती ये दबाव डालते हैं कि नहीं वोट तो इसी को देना है, जाति पाति या जो कुछ भी बात कहकर को जो वोट दिलवाया जाता है, माय डियर, वो कहलाता है अपील टू फोर्स कहलाता है। क्लियर कंसेप्ट? यहां पर अपील टू फोर्स शब्द से याद रखिए, जबरदस्ती किसी काम को, किसी स्टेटमेंट को मानने के लिए कहना, क्या दिखाकर? एक धमकी दिखाकर। तो धमकी वाला स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्वेश्चन में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगली जो आपकी फैलेसी है 5th नंबर की, वो है आपकी अपील टू मल्टीट्यूड। कौन सी फैलेसी है? अपील टू मल्टीट्यूड। और अपील टू मल्टीट्यूड को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा,
अपील टू मल्टीट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया था? पॉपुलम। क्या बताया था? पॉपुलम भी बताया था। पढ़ा था हमने ये, अभी लिखा है पॉपुलम, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अब आप अगर देखें तो देखिए पॉपुलम वर्ड जो है ये बना है आपके किस शब्द से? पॉपुलेशन वर्ड से। और मल्टीट्यूड जो है वो आपके इंडिकेट करता है किसको? मेजॉरिटी को। किसको इंडिकेट करता है? मेजॉरिटी को इंडिकेट करता है। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी का मतलब हम सब जानते हैं, इसका मतलब होता है बहुमत। क्या होता है भाई? बहुमत। और पॉपुलेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, जनसंख्या होती है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है, मैं आपका कंसेप्ट यहां बता देता हूं। वी मेक अ कंक्लूजन फॉर a statement because majority of people follow it whether it is not ट्रू। पढ़िए इसे, क्या लिखा मैंने? वी मेक अ कंक्लूजन फॉर अ स्टेटमेंट बिकॉज, हम किसी भी स्टेटमेंट के लिए एक कंक्लूजन का निर्माण करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो इट, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं, बहुमत जो है लोगों का, वो इसे क्या करता है? फॉलो करता है। वेदर इट इज नॉट ट्रू, चाहे फिर ये सही है या नहीं है, हम उसे मान्यता दे देते हैं कि नहीं, अरे भाई, अरे इतने लोग मान रहे हैं यार, तब तो सही बात होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे याद कीजिए अपने शुरुआती टॉपिक से, मैंने वहां पर भी इसका जिक्र किया था मल्टीट्यूड का, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट टाइम इंग्लिश की जैसी बदतर स्थिति लोगों ने कर रखी है, उसको अगर हम देखें तो माय डियर यहां पता लगेगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लोगों के दिमाग में एक फिक्स बात होती है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जिस तरीके से पढ़ा देते हैं, वहां कहते हैं कि जब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और मैं जहां तक समझता हूं, मैंने भी जैसे लोगों से मिला हूं, लोगों से बात की है और लोगों को देखा है, पढ़ाते हुए सुना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 95% प्लस जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार जब वर्ब का प्रयोग होता है या सब्जेक्ट और वर्ब में जो एक एग्रीमेंट बना लिया जाता है, उस एग्रीमेंट की वजह से इस टॉपिक का नाम रख दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन माय डियर आपको तो पता है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वास्तविक रूप से क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नॉट ओनली अ वर्ब बट प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स आर आल्सो यूज्ड इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में केवल वर्ब ही नहीं आती, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स भी आते हैं। क्यों? क्योंकि माय डियर कभी कोई ये कहता ही नहीं है, पता नहीं क्या सोचकर वो कह देते हैं, अरे इसका नाम रख लिया तो रख लिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो नाम रख दिया एक बार तो रख दिया। अरे नाम रखने के पीछे कारण भी तो होगा ना कुछ। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण रखा तो कुछ कारण रहा होगा ना। क्या कारण रहा? कि वो काले थे रंग में। अब ऐसे थोड़ी है कि जैसे मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक व्यक्ति की, एक स्टूडेंट आया कि सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था टीचर से, इंग्लिश के कोई टीचर रहे होंगे, तो उनसे पूछा सर ऐसा क्यों है, ये रूल मतलब ऐसा ही क्यों है, यहां पर यही रूल अप्लाई क्यों होता है? तो टीचर का जवाब सुनिएगा, बड़ा ही मतलब एक वाहियात उन्होंने जवाब दिया कि अरे ऐसा क्यों है का क्या मतलब होता है, ऐसा ही है, शुरू से ऐसा चलता आ रहा है इसलिए। अरे भाई शुरू में किसी ने बनाया भी तो होगा, ये कोई आसमान से तो उतरा नहीं है, बनाया तो इंसान ने तो कुछ सोचकर तो बनाया होगा, तो सोच तक पहुंचने की कोशिश कीजिए ना आप। लेकिन पहुंचे कौन, कोशिश करे कौन, एनालिसिस करे कौन? दिक्कत तो बच्चों को होती है, फिर आप लोगों को होती है दिक्कत। तो उन्हें कह दिया नहीं सर फिर भी कोई रूल तो होगा। कह रही ये क्या बात हुई, तू जिद किए जा रहा है, कल के तू तो पूछ लेगा कि छोटी चौपड़ का नाम छोटी चौपड़ क्यों है, टोंक फाटक का नाम टोंक फाटक क्यों है, तो इसमें क्या बताएंगे भाई?
जबकि रियलिटी तो है, अगर हम बात करें, कॉमन सी बात करें, तो छोटी चौपड़ का नाम छोटी चौपड़ अगर है तो उसके पीछे भी लॉजिक तो होगा ही ना, कोई ना कोई। क्या लॉजिक होगा कि छोटा शब्द हम तभी यूज करते हैं जब हमें पता है कि इसके जैसा कोई एक और है जो इससे बड़ा है। इसका मतलब छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ कोई एक है, हमारे यहां बड़ी चौपड़ मौजूद है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, छोटी चौपड़ कहते हैं। और टोंक फाटक क्यों कहते हैं कि टोंक जाने वाली रोड के ऊपर बना हुआ फाटक था, इसलिए इसको क्या कहा गया, टोंक फाटक कहा गया। तो माय डियर ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट्स पर आप, अब ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन अगर ज्यादा लोग अगर उसे मान रहे हैं तो हम उसे सत्य मान लें। ज्यादातर लोग तो मैंने जैसे बताया 95% प्लस लोग ये मानते हैं कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन आपने तो मॉडल्स टॉपिक पढ़ लिए हैं, बताइए कौन सी फॉर्म लगती है, रूट फॉर्म लगती है। 95% प्लस लोग तो ये कहते हैं कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, मे की माइट है, लेकिन रियलिटी क्या है कि ये सब अलग अलग मॉडल हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की कभी कोई फॉर्म नहीं बनती। पढ़ा था हमने। तो वो एग्जाम्पल्स जो है ना वो इसी के हैं। अब हम क्या कहें कि सर 95% प्लस लोग इसको अगर मान रहे हैं और 5% लोग नहीं मान रहे हैं, तो ज्यादातर लोग इसको मान रहे हैं, तो यही सही होना चाहिए। मान लें कि इसको हम नहीं मान सकते, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए कि जिसमें हम लोगों की मेजॉरिटी को शामिल करें और मेजॉरिटी की वजह से किसी स्टेटमेंट को कंक्लूजन निकाला जाए, उसे कंक्लूड किया जाए, उससे रिलेटेड एक रूल बना दिया जाए, तो माय डियर इट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ अपील टू मल्टीट्यूड और अपील टू पॉपुलम। दोनों एक ही मतलब है, ध्यान रखिएगा। आपसे पॉपुलम नाम से पूछ ले या फिर मेजॉरिटी यानी आपके मल्टीट्यूड नाम से पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंसेप्ट मैंने यहां लिख ही दिया है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा। जैसे आप कहते हैं कि few women can keep secrets because majority of people think so। अब आप क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। few women can keep secrets because majority of people think so, यानी हम यहां पर किसी की विशेषता बता रहे हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते या काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसा सोचते हैं। नाउ we have to follow this fact। तो हमें भी क्या करना होगा, इस फैक्ट को फॉलो करना होगा। क्यों फॉलो करना होगा? क्योंकि ज्यादातर लोग इसको मानते हैं। तो ज्यादातर लोग मानते हैं तो हम भी फॉलो करें, ये जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। भाई हो सकता है कि किसी बात के लिए आप तो फिर भी 95% प्लस लोगों की बात करें, मैं कहता हूं 99.99 अगर परसेंट तक भी लोग आ जाते हैं, और अगर कोई सिंगल पर्सन भी अगर किसी रूल को सही ढंग से तर्क के आधार पर सही साबित कर देता है, तो माय डियर वो भी क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि ज्यादा लोग जिस झूठ को बोलें वो झूठ भी सच हो जाए, वो झूठ ही रहेगा। याद कीजिए, हम पढ़ते हैं पाश्चात्य संस्कृति में, पहले आप बुक्स में पढ़ते हैं ना, पाश्चात्य संस्कृति वाले या पश्चिमी देशों वाले लोग क्या कहते थे कि पृथ्वी जो है वो तस्तरी के आकार की है, प्लेट के आकार की, गोल नहीं है, और पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सभी सूर्य, चंद्रमा, तारे और नक्षत्र जो हैं वो सब इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन सबसे पहला व्यक्ति जब आया, फिर गैलीलियो ने आपके दूरबीन का आविष्कार किया, कोपरनिकस ने भी इस बात को कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अब वो तो पूरी दुनिया उस टाइम पर तो उस चीज को ही मान रही थी, पश्चिमी देशों में तो वही चीज चल रही थी। लेकिन उन 2-3 लोगों ने फिर इस चीज को अलग तरीके से कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वी तस्तरी के आकार की नहीं, गोल है। तो क्या मान लें कि नहीं नहीं, अरे यार इतने लोग पहले से मान रहे हैं, तुम अलग ही चल रहे हो, पृथ्वी को हम तस्तरी जैसी ही मानेंगे। तो अगर ऐसा ही मानते रहते, इस
अपील टू मल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग मानते रहते हैं, तो क्या आज हम पृथ्वी के इन फैक्ट्स को पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। लेकिन माय डियर फिर भी हम जबरदस्ती किसी फैक्ट को इसलिए मानते हैं या मनवाते हैं किसी से कि ज्यादा लोग उसको मान रहे हैं, तो फिर वो कहलाता है फैलेसी ऑफ अपील टू मल्टीट्यूड और अपील टू पॉपुलर। क्लियर कंसेप्ट? ये आपकी थर्ड फैलेसी है जो आपके यानी आपके वैसे फिफ्थ फैलेसी है जो आपके इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, और अपील के मामले में सेकंड फैलेसी है। और अब थर्ड फैलेसी हम डिस्कस करेंगे इसी संदर्भ में, और थर्ड फैलेसी होगी आपकी अपील के संदर्भ में, और वैसे नंबर है इसका कौन सा? 6th, और इसका नाम है अपील टू पिटी। फैलेसी का नाम क्या है? अपील टू पिटी। पिटी का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं, पिटी का मतलब है दया। दया की बात की जाती है। दया मतलब उस पर रहम किया जाता है, अरे ऐसा मत करो। क्यों मत करो? कोई ना कोई उसके साथ ऐसा फैक्ट दिया जाता है जिससे किसी को तरस आ जाए, किसी को रहम आ जाए, दया आ जाए उस पर, और हम किसी काम को उस दया के माध्यम से, रहम के माध्यम से करवा लेते हैं। कई बार कहते हैं ना, आप कहीं पर भी जाते होंगे, कई जगह पर आपने देखा होगा कि कुछ आपसे जो मांगने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ पैरों को पता नहीं कैसे मोड़कर और ऐसे लगा कर लेते हैं जैसे हाथ कटा हुआ है, फिर वहां पर पता नहीं क्या लगा लेते हैं जिससे ऐसे लगता है कि घाव पड़ रहे हैं, इसके ब्लड निकल रहा है, ऐसा होता है। और फिर ऐसी एक्टिविटी करके आपके मन के अंदर क्या भाव जगाया जाता है? दया का भाव जगाया जाता है, और आप उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। होता है तो माय डियर यही कहलाता है फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी। तो इसमें क्या होता है मैं आपको इसके लिए बता देता हूं एक बार। देखिए, इसमें कहा जाता है कि व्हेन वी वांट अ वर्क मस्ट बी डन because we have to show some pity, यानी किसी कार्य को इसलिए किया जाना चाहिए कि हमें क्या दिखानी चाहिए? थोड़ी बहुत दया दिखानी चाहिए। इसको मैं इसके एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा तब बेटर समझ में आएगा। आप अगर कहते हैं he is the only support of his old parents, so if you send him to jail, his parents will become lonely in this world। इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखकर समझिएगा। आप कह रहे हैं ही इज द ओनली सपोर्ट ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स, क्यों? अपने ओल्ड पेरेंट्स का एकमात्र सहारा है। क्या है? एकमात्र सहारा है। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि इफ यू सेंड हिम टू जेल, अगर तुम उसे क्या कर देते हो? जेल भेज देते हो। अब जेल क्यों भेजा जा रहा है? अगले पर्सन ने कोई ना कोई गुनाह किया होगा, कोई गलती की होगी, तो उसे कहां भेजा जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि अगर तुम उसे जेल भेज देते हो, हिज पेरेंट्स विल बिकम लोनली इन दिस वर्ल्ड, तो उसके माता पिता जो हैं वो इस दुनिया में अकेले रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ओनली सपोर्ट है ना उनके माता पिता का। अरे भाई, तो अब इसमें हमसे क्या चाहते हो? हम क्यों दया दिखाएं जब उस खुद व्यक्ति ने अपने माता पिता की परवाह नहीं की? उसे भी तो सोचना चाहिए कोई गुनाह करने से पहले कि अगर मुझे इसका दंड मिलेगा तो मेरे माता पिता अकेले रह जाएंगे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? कहा जाता है ना, कई बार आपने कोर्ट का एक वर्ड सुना होगा, दया याचिका दायर की है। तो वो दया याचिका दायर करना
दया याचिका खूब दायर करते हैं आतंकवादियों के पक्ष में, और इनमें दया याचिका जो लगाते हैं। तो माय डियर, आतंकवादियों उन्होंने इतने लोगों को मारा है और उसके बावजूद हम दया याचिका के लिए दायर वहां पर कर रहे हैं, तो आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं उसके पक्ष में। तो माय डियर, ये क्या है? ये तो गलत बात है कि जिसने इतना गुनाह किया है उसके पक्ष में उसको दया दिखाने के लिए आप उसके प्रति क्या करते हैं, उसको छोड़ने के लिए कहते हैं और दया दिखाने के लिए कहते हैं। तो माय डियर, यही आपकी एक भाषा दोष को जन्म देता है और कहलाता है फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी, यानी ये दया वाला कंसेप्ट दिखाया जाता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है। किसी स्टेटमेंट को या किसी कार्य को इसलिए करने को कहा जाता है कि अरे आपके मन के अंदर के जो भाव है, दया भाव जो होता है, उसको जगाकर ऐसा करने के लिए या नहीं करने के लिए जब आपसे कहा जाए तो वो कहलाता है अपील टू पिटी। शब्द से क्लियर है, पिटी यानी दया, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा आप इसे। फिर आते हैं अगली फैलेसी पर। 7 नंबर फैलेसी जो है उसको हम क्लियर करते हैं, और 7 नंबर फैलेसी जो है और अपील के मामले में आपकी 4th है, इसको कहते हैं अपील टू, लिखवा दिया था मैंने, अथॉरिटी। क्या नाम है इसका? अपील टू अथॉरिटी। और इसमें क्या होता है अपील टू अथॉरिटी में, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अपील टू अथॉरिटी, अब अपील टू अथॉरिटी में एक विशेष पॉइंट आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कोई कार्य किया, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने जो कार्य किया है तो हम क्या करते हैं कि उसके कार्य को एक्सप्लेन करने के बजाय हम उस व्यक्ति के बारे में बताने लग जाते हैं। किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में बताने लग जाते हैं। ये आपको विशेष याद रखना है। तो इसमें आपको विशेष पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि व्हेन वी मेक a statement for a person instead of his works। क्या लिखा हमने कि जब भी हम कोई एक स्टेटमेंट बनाते हैं, किसके लिए? पर्सन के लिए, किसके बजाय? इसके कार्यों के बजाय। तो इस फैलेसी को जन्म मिलता है। चर्चा तो चल रही है क्या? किसी कार्य पर डिस्कशन करना, ठीक है। और होता क्या है कि हम उस व्यक्ति के बारे में एक्सप्लेनेशन करने लग जाते हैं, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि कार्य के आधार पर उस व्यक्ति के लिए कह दिया जाता है कि हां ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसकी एक आपको दूसरी इसकी जस्ट अपोजिट भी आएगी फैलेसी, जो इसके साथ ही आपको पढ़नी है, अपील टू अथॉरिटी की, ठीक है। तो जैसे अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट आ जाता है तो वो इसका अपोजिट बन जाता है। यानी यहां तो कार्य के बजाय हम क्या करते हैं, कार्य पर ध्यान देने के बजाय उस व्यक्ति को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, ठीक है। और वहां इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल में मैं आपको समझा दूं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा। John Milton wrote great poetry, so we can say that John Milton was a ग्रेट मैन। क्या कहा हमने? जॉन मिल्टन रॉट ग्रेट पोएट्री। अब भैया ये तो उसका वर्क है। अब उस वर्क को एक्सप्लेन करने की बजाय आपने या किसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया? जॉन मिल्टन को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। जबकि आपने अगर उसकी पोएट्री की बात शुरू की है तो पोएट्री पर ही अपना स्टेटमेंट दीजिए, उसी पे आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। लेकिन यहां आप कहने लग जा रहे हैं कि जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेट मैन, कि जॉन मिल्टन जो है वो कैसा व्यक्ति था? महान व्यक्ति था। अब महान व्यक्ति उसकी राइटिंग से कैसे पता लगेगा हमें? कार्य करना और व्यक्ति का खुद का बिहेवियर या खुद का कैरेक्टर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यही आपको इसमें ऑथोरिटी में और अब्यूजिव आर्गुमेंट में याद रखना। इसको ऐसे समझिएगा,
आपको पता है, आप मेरे ख्याल से राम और रावण के बारे में तो सुने ही होंगे। तो रावण की अगर हम बात करें तो रावण किस वर्ग में हमने माना? राक्षस वर्ग में माना। उसे हम बुरा मानते हैं, वो इतना बुरा मानते हैं कि शायद मेरे ख्याल से आज तक हमारे यहां समाज में कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। रखता है क्या? नहीं रखता। लेकिन अगर हम बात करें तो रावण ने एक भगवान शिव की स्तुति के लिए एक स्तोत्र की रचना की थी, तांडव स्तोत्र। तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी रावण ने। अब शिव तांडव स्तोत्र तो जो है वो बहुत बढ़िया है, भगवान शिव की आराधना का है। तो अब उस कार्य के आधार पर हम रावण के लिए भी कह दें कि वो अरे बहुत महान व्यक्ति था, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी कार्य को करना और उसके पर्सनल बिहेवियर, कैरेक्टर पर बात करना दोनों अलग चीजें हैं। कार्य करना अलग हो सकता है, जबकि पर्सनल उसका बिहेवियर या कैरेक्टर जो होता है वो अलग हो सकता है। लेकिन हम किसी कार्य को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को उस कार्य से संबंधित करके व्यक्ति को ही एक्सप्लेन करने लग जाएं, जबकि करना किसको चाहिए? कार्य को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो कार्य को एक्सप्लेन करना छोड़कर उस कार्य के आधार पर व्यक्ति को एक्सप्लेन कर देना ही क्या कहलाता है? फैलेसी ऑफ अपील टू ऑथोरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपील टू ऑथोरिटी कहलाता है। क्लियर कंसेप्ट? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक स्टेटमेंट, एक एग्जांपल और देता हूं, यहां ध्यान रखिएगा। माय फ्रेंड helped a poor boy yesterday and he is a writer, so we can say that he is a ग्रेट राइटर। ये स्टेटमेंट देखिए, अब क्या एक्सप्लेनेशन दी है उसने। कह रहे मेरे दोस्त ने किसकी सहायता की? एक गरीब बच्चे की सहायता की थी कल, और मेरा दोस्त जो है वो क्या है? एक राइटर है। और अगर गरीब बच्चे की सहायता की तो काम तो अच्छा ही किया है। अब काम अच्छा किया है, लेकिन इसका राइटर से क्या लेना देना है? अब हम व्यक्ति को तो अच्छा बता सकते हैं, चलो मान लिया, कह दिया क्या उसने गरीब बच्चे की सहायता की, तो अच्छा व्यक्ति है, नाइस पर्सन है, काइंड पर्सन है, ये तो हम फिर भी कह दें। लेकिन माय डियर, इस कार्य का करना, किसी की हेल्प करना, इसका राइटिंग से क्या लेना देना है? आप मुझे बताइए, क्या हर वो व्यक्ति जो किसी की सहायता करता है वो राइटर बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। और राइटर तो वो इसलिए है कि वो कुछ लिखता है, और गरीब की सहायता उसने इसलिए की कि उसकी भावना ऐसी है, उसका मन इस प्रकार का है कि गरीब की सहायता करनी चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो हैं एक दूसरे से कैसे भी लिंक्ड नहीं हैं, और कार्य को एक्सप्लेन करने की बजाय उसने गरीब बच्चे की सहायता की, तो इसी को एक्सप्लेन करना चाहिए था आगे हमें, लेकिन इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया और कुछ और ही उस पर्सनल, उसके कैरेक्टर का और उसका बिहेवियर का एनालिसिस हम करने लग गए, और यह कहलाता है आपका अपील टू ऑथोरिटी। ये चार आपकी फैलेसीज हैं। एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। आज हमने अपील वाला कंसेप्ट पढ़ा था। अपील वाला कंसेप्ट में क्या पढ़ा हमने, तो मैं बता दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा था अपील टू फोर्स। फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को कोई कार्य करने के लिए कहा जाए, और अगर नहीं करना चाहता तो उसको धमकी दी जाए, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसा हो जाएगा। धमकी देना थ्रेट वाला काम है, वो फोर्स में है। फिर आता है अपील टू मल्टीट्यूड और पॉपुलम, यानी हम किसी काम को इसलिए मानते हैं, किसी फैक्ट को इसलिए मानते हैं, किसी स्टेटमेंट को इसलिए सही और गलत मान लेते हैं कि ज्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। कह देते ना अपने घरों में भी कि इतने लोग मान रहे हैं, तू ही अकेला कोई वो है क्या अलग से कि तेरी बात मान ले, इतने लोग तो मतलब गलत हैं और तू सही है अकेला, ये भी बात कह देते ना। तो माय डियर, यही जन्म देता है एक नए भाषा दोष को, और उसे कहते हैं अपील टू मल्टीट्यूड। फिर पढ़ा हमने अपील टू पिटी। पिटी मतलब नाम से पता लग रहा है दया, तो इसमें दया दिखाने के लिए कुछ का ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि जिससे व्यक्ति के अंदर दया का भाव उमड़ कर आ जाए, और ऐसे स्टेटमेंट दिया जाता है, अरे नहीं दया दिखानी चाहिए, जबकि काम किया उस व्यक्ति ने गलत। तो गलत व्यक्ति के लिए भी दया दिखाने का काम जो किया जाता है, ऐसा स्टेटमेंट जब दिया जाता है, इसे कहा जाता है क्या? अपील टू पिटी।
और फिर आता है अपील टू अथॉरिटी, जिसमें व्यक्ति के कार्यों को एक्सप्लेन करने की बजाय, कार्यों को शुरू तो कर देते हैं कि हाँ भाई उसने ऐसा कार्य किया, फिर कार्यों को एक्सप्लेन, उसके वर्क्स को एक्सप्लेन करने की बजाय उसके पर्सनल बिहेवियर या कैरेक्टर पर जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो माय डियर ये होती है आपकी अपील टू अथॉरिटी। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है क्या? जस्ट अपोजिट होता है आपका फॉल्स एनालॉजी और अब्यूसिव आर्गुमेंट। इस प्रकार के जो आएंगे आपके नेक्स्ट, उनमें हम देखेंगे कि कौन सा इसका अपोजिट है, जिसमें आप यहां तो कार्यों को एक्सप्लेन करने की बजाय व्यक्ति को एक्सप्लेन कर देते हो, वहां व्यक्ति को एक्सप्लेन करने की बजाय उसके कार्यों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, वो आपका अब्यूसिव आर्गुमेंट जो होता है ऐसा बन जाता है। तो अब्यूसिव आर्गुमेंट इसका जस्ट अपोजिट है, जिसे आपको डिस्कस करना है अगली क्लास में, क्योंकि ये चार आपको करवा दिए, इन चारों को समझना बहुत जरूरी है, इनको समझिएगा अच्छे से। एग्जाम्पल मैंने साथ में दिए हैं, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज पर पहुंचे तो आराम से आपके क्वेश्चंस हो जाएं एक्सरसाइज के समय पर, और सभी प्रकार के क्वेश्चन जब होंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में एक दूसरी फैलेसी के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।